ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। गज़ा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और वहाँ पे जो जंगी जराइम हैं उसको 6 माह से ऊपर हो गए हैं। रोज़ वहाँ पे दर्जनों औरतें बच्चे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। लेकिन पिछले 2-4 दिन में दुनिया की तवज्जो एक और मुमकिना जंग की तरफ मबज़ूल हुई है, और वो है ज़ाहिर है कि ईरान और इसराइल का मामला। अब हम जानते हैं कि दहाइयों से दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी जंग में मुलविस रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ये पहली बार है कि ईरान ने बराह रास्त अपनी सरजमीन से मिसाइल और ड्रोन फायर किए इसराइल की तरफ। मामला है 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर दमिश्क में ईरानी कौंसलेट को इसराइल ने निशाना बनाया। उसमें मुतअद्दिद शहरी ईरान के मारे गए, जिनमें सीनियर उनके फ़ौजी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी शामिल थे और पासदारान इनकलाब के सीनियर दीगर कमांडर भी शामिल थे। जिसके बाद एक ख़ित्ते में बेचैनी थी कि क्या ईरान जवाब देगा या पी जाएगा, और उसका फिर हमने नतीजा देखा कि बैक वक्त कोई 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल पे दागे गए। अब इसराइल का कहना है कि हमने हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है, अमेरिका की मदद से बनाया है, और उसमें फ़्रांस ने मदद की, बरतानिया ने, अमेरिका ने, उर्दन ने, और हमने वो 99% जो है वो सारे हमले हमने बेकार कर दिए और कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी काउंसिल में G7 में वो है डी एस्केलेशन, यानी कि जो हुआ सो हुआ, अब मज़ीद उसको ना फैलाएं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी ये मशवरा दिया इसराइल को, और ख़ित्ते में बाकी भी लोग जो है वो यही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये इसकी वार्निंग थी। एक तो 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, अभी देखिए, अब जब से ये हमला हुआ दमिश्क की सफारतगाह में, तो यही था कि ये ईरानियन सॉइल पर अपने हमला अब किया है। तो एक सोच ये थी कि शायद ईरान अपनी प्रॉक्सीज कहें आप उन्हें इत्तेहादी कहें, आप उन्हें जो कहें, उनके ज़रिए रिटेलिएट करेगी। ये नहीं हुआ, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा गया है। अब प्री वार्निंग थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से पता था कि इस तरह का हमला होने वाला है, और जो फ्लाइट टाइम है उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगता है, आपकी अपनी डिफेंसेस आप सेट कर सकते हैं। आप ये देखें कि इजरायली मीडिया और इजरायली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें क्लियर है कि $1 बिलियन का खर्चा हुआ है एक दिन के मिसाइल डिफेंस इसराइल का। दूसरी जानिब ईरान ने तकरीबन $35 मिलियन खर्चे हैं, और कोई ऐसा हथियार नहीं इस्तेमाल किया जो दुनिया को नहीं पता था कि ईरान के पास है। मतलब कि अपनी पूरी कैपेबिलिटी दिखाई नहीं है, एक इशारा किया है। एक कमेंटेटर ने कहा कि ईरान का जो रिस्पांस था वो शाइनिंग था लेकिन डेडली नहीं था, और ये यानी कि आपका मकसद ये नहीं था कि आपने नीस्त तो नाबूद करना है इसराइल को, आपने मैसेज देना है कि हम ये, और ये बाय डिज़ाइन था। अब अच्छा, इसराइलियों को इस बात की समझ नहीं आती, जो नॉर्मल इसराइलीज हैं ना, या जो उनकी जो गवर्नमेंट स्पोक्समैन है, जैसे अगर आप देखें तो वहाँ पर किस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं। वहाँ पर ये ट्वीट हो रही है इसराइल की तरफ से कि जी ये है पिक्चर इसराइल की बिफोर द अटैक, और ये है पिक्चर इसराइल की आफ्टर द अटैक। अगर वो ज़रा ट्वीट हम स्क्रीन पर ले आएँ अभी, और इसमें टेल अवीव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और दोनों एक जैसी ही हैं। ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि इनको इस तरह के हमले की समझ नहीं आती जिसमें आप लोगों के घरों को तबाह ना करें और जिसमें आप लोगों को कत्ल ना करें। दिस वाज ए मिलिट्री टैक स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टैक्टिक्स, और इसको रोकने के लिए आपको एक मुल्क नहीं, आपको 4 ममालिक की मदद चाहिए थी। आपने उनको अभी गिनवाया है, और कहाँ हमले हुए। अच्छा, एक तो नेवाटिव बेस, मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है कि मैं पहले आपका जवाब दे दूँ। नेवाटम एयर बेस है साउथ इसराइल में, सहराए नजफ़ में है, और दूसरा भी सहराए नजफ़ का जो मेन एयर बेस है उस पर हमला हुआ है। टोटल 9 ईरानी मिसाइल इन 2 एयर बेसिस पे गिरे हैं। एक C-130 जो है तबाह हुआ है, रनवे को नुकसान पहुँचा है, 2 गोदामों को नुकसान पहुँचा है एज पर इजरायली सोर्स। यस, अभी तक 99% इनका दावा है कि इन्होंने रोक ली है। कैसे रोके? 5 मुल्कों की मदद से जी, ठीक है। आयरन डोम इनके पास है, एरो 3 इनके पास है, जो कि एंटी मिसाइल और वो सारी चीज़ें, सारे इंतजाम हैं। उसके बावजूद जो है ईरान ने जो है वो अपना पुराना माल शो किया, और उसमें से भी 9 मिसाइल ब्रीच कर गए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इनके पास जो ओरिजिनल माल है
इन्होंने नेक्स्ट टाइम निकाला। अगर इसराइल जो है डीप इनसाइड हमला करता है तो वो ज़रा एक इंटरेस्टिंग बात होगी। अच्छा, तुमने जो कहा ना कि ईरान ने हमला नहीं किया, बस अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है, एग्जैक्टली यही अल्फाज जो हैं ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर अब्दुल्ला, उन्होंने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से कहा। उन्होंने कहा देखें बात यह है कि हमारा जो था थ्रस्ट ये नहीं था कि हम इसराइल के अड्डे जो हैं वो एक एक करके उनको निशाना बनाएं, बल्कि हमें ये मैसेज देना था कि जब भी इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की तो उसके नताइज निकलेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर रिटेलिएट करता है, हम इसे यहाँ रोकना चाह रहे हैं, अगर रिटेलिएशन होता है तो इसका 10 टाइम भी रिटेलिएशन हो सकता है। अच्छा, इतना एतमाद कैसे है ईरान में? इतना एतमाद ऐसे है कि वो आबना हुर्मुज़ के दहाने पे बैठा हुआ है, जहाँ से 25% दुनिया का तेल गुजरता है। उसके जो इत्तेहादी हुसी हैं वो आबना अदन के दहाने पे बैठा हुआ है, जहाँ से दुनिया का 30% जो माल है वो गुजरता है, उनके बगैर नहर स्वेज नहीं चलती। ईरान ने मेरे हिसाब से ख़ासा सब्र से काम लिया, इसलिए कि सीरिया में कोई हफ्ता नहीं जाता जी कि उसके इंस्टॉलेशन पे अटैक ना होता हो इसराइली फ़ज़ाइया का, या उसके जो कमांडर्स हैं वहाँ वो ना मारे जाते हों। अच्छा, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके जो साइंटिस्ट हैं वो तो कई बरसों से जो हैं वो टारगेट किलिंग का शिकार हैं। यहाँ पे अगर ईरान एक्शन ना लेता, इसलिए कि सफारत खाना आम तौर पे हर मुल्क का सफारत खाना उस मुल्क की टेरिटरी समझा जाता है, तो एक लिहाज से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरानी टेरिटरी पे 1 अप्रैल को हमला हुआ, तो अगर वो उसका भी जवाब ना देता तो इंटरनली इनकी लेजिटिमेसी मुतासर होती। ये जो हुकूमत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑटोक्रेटिक हैं और लोग खासे खिलाफ हैं, तो ये मैसेज जाता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। एक्सटर्नली जो इनके प्रॉक्सीज़ हैं या जो भी महदूद हैं रीजन में, जैसे शाम है, हिजबुल्लाह है, इराक़ी मलेशियाज़ हैं, हुसी हैं, इवन रूस है, उनको भी ये जाता है कि यार ये तो अपने आप को बस ठीक है, ये तो नहीं। तो इस चीज़ की वजह से उन्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना ही था। अच्छा, दोनों मुल्क जो हैं वो गैर एलानिया न्यूक्लियर ताकतें भी हैं। कैटेगरी का फ़र्क है, ईरान पे क्वेश्चन मार्क है, कैटेगरी का फ़र्क है, लेकिन उनके पास लेकिन है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर मामला इंटरनेशनलाइज होता है तो चाइना और रशिया किस कैंप में है ये आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि नेतन्याहू ने कि एक चीज़ में मास्टर है नेतन्याहू, डाइवर्जन। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ जल्दी। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक रूलिंग दी कि जी तकरीबन जेनोसाइड वाली सिचुएशन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसराइल इक़दाम करे। पूरा मीडिया का फोकस ICJ की तरफ हो गया। 4 घंटे बाद एक रिपोर्ट जारी होती है कि जो फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA, उसके 12 अरकान जो हैं वो 7 अक्टूबर को डायरेक्टली साउथ इसराइल में जो हमला हुआ है हमास का, उसमें शरीक थे। अब उस पर सारा हो गया, वो ICJ जो है वो साइड लाइन पे हो गई। 1 अप्रैल को आपने कहा कि दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पे हमला हुआ है। उसी दिन चंद घंटे पहले इसराइल ने 7 इंटरनेशनल वॉलंटियर्स गजा में मारे थे, जिसमें कि वेस्टर्न वर्ल्ड, इवन अमेरिका भी वो कह रहा था यार ये क्या हो रहा है ये। अच्छा, पूरा फोकस उस पर आ रहा था कि ये अब ये जंगबंदी की तरफ सिचुएशन जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है इसराइल पे। चंद ही घंटे बाद उसने दमिश्क में अटैक कर दिया, सारा फोकस मीडिया का जो है उस तरफ हो गया। लेकिन इस दफ़ा दमिश्क पे जो अटैक है वो उसमें फोकस नहीं हुआ, ईरान ने उसे सीरियसली ले लिया, इतनी सी बात है। बिल्कुल। एक और चीज़ का मैं इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ तलहा अहमद भी हैं और उनकी भी हम राय लेंगे। काफ़ी उनकी कड़ी नज़र है जियो स्ट्रेटिजिक मामलात पर। ईरान ने एक शिप को भी हिरासत में लिया है और ये है ज़ोडियाक ग्रुप की शिप, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि उनके साहिल के करीब ही था, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है। और ज़ोडियाक ग्रुप एक बेसिकली इज़राइली ओन्ड या उनके एक मतलब अफिलिएटेड ही है। और अक्सर जो माजी में हमने देखा है कि इज़राइली स्पेशल फोर्सेस के लोगों को भी उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। तो एक सिग्नल ईरान ने ये भी दिया है कि अगर एक बड़ी जंग होती है तो सिर्फ
रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात नहीं है, पूरे खित्ते की मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को हम रोक सकते हैं। और ये जो इनकी जो ऑपरेशन थी प्रॉस्पेरिटी शील्ड, जहाँ पे पता नहीं 10-15 ममालिक की बहरिया गए थे हूसियों को रोकने के लिए, वो भी तो अभी तक टोटल ही नाकाम हुई है। तो अगेन मेजर काउंटर मेजर। अच्छा, हमें अगर आपको बिल्कुल ठीक है, तलहा अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं इससे। तलहा, अभी मैं पढ़ रहा था IRGC ईरान की जो पासदारान हैं, उनके चीफ कमांडर हुसैन सलामी के एक बयान कि हमने इजराइल के साथ एक नई इक्वेशन बना दी है कि अब अगर आप हमारे पर कहीं भी हमला करेंगे, हम ईरान की सरजमीन से ही उसका जवाब देंगे। क्या आप अग्री करते हैं कि एक नई इक्वेशन बना दी है ईरान ने? इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन है क्या एक्चुअली, और ईरान ने रिस्पॉन्ड क्यों किया। बेसिकली जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि काफ़ी अरसे से जो इसराइल है वो IRGC के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को सीरिया में टारगेट कर रहा था, और ईरान की जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन थी वो स्ट्रैटेजिक पेशेंस की थी, क्योंकि वो एक प्रॉक्सी वॉर या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में इसराइल को टेक ऑन कर रहा है। तो इसमें दे वर ट्राइंग कि हम डायरेक्ट एंगेजमेंट को वेट करें, लेकिन जो ही इसराइल ने एम्बेसी को टारगेट किया, और हिस्टोरिकली भी एम्बेसी को टारगेट करना या एम्बेसडर को टारगेट करना ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में कंसिडर होता है। तो अब ईरान बेसिकली ये ट्राई कर रहा था कि वो डिटरेंस अपनी इस्टेब्लिश करे, ना सिर्फ ईरानियन सॉइल पे अटैक के खिलाफ, बल्कि जो ईरानियन ऑफिशियल IRGC के ऑफिशियल्स जो इसराइल टारगेट कर रहा है, इसराइल उससे भी बाज आ जाए। और तीसरा जो उसने इंटरेस्टिंग वर्ड उसमें यूज किया, उसने इंटरेस्ट यूज किया। अब इंटरेस्ट से वो इससे क्या लेते हैं, मेरा जहां तक ख्याल है इंटरेस्ट से IRGC ऑफिशियल्स का मतलब है कि हिजबुल्लाह। तो इसमें जो नई इक्वेशन बेसिकली, क्योंकि आपने देखना है कि जो उनके कॉन्सुलेट पे भी अटैक हुआ था, ये तब हुआ था जब हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल महाज खोलने की तैयारी कर रहा है, और जिसको टारगेट किया गया था वो IRGC के लेबनान कॉर्प्स के हेड थे, यानी कि लेबनान और हिजबुल्लाह से जितनी डीलिंग थी वो उनके थ्रू होती थी। तो ईरान ने इसी स्टेटमेंट में ये भी मैसेज दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह पे फुल फ्रंट खोला गया तो हम उसमें भी, उस इक्वेशन में भी ईरान डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। और अब कहाँ तक ईरान मेंटेन कर सकता है इस इक्वेशन को, क्योंकि ईरान के फेवर में है बहुत ज़्यादा। इसराइल किधर तक इसको टॉलरेट कर सकता है ये अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर कभी भी इसराइल सीरिया में किसी भी IRGC के ऑफिशियल को टारगेट करता है तो इसका मतलब है ईरान डायरेक्टली फिर उसको इसराइल को टेक ऑन करेगा। तो ये इक्वेशन जो IRGC सेट करना चाह रही है ये काफ़ी डिफिकल्ट है इसराइल के लिए कि वो इस नए स्टेटस को एक्सेप्ट करे, और ये पिछले स्टेटस को से भी एक स्टेप आगे चले गए हैं, जिसमें IRGC ऑफिशियल्स को टारगेट तो किया जा रहा था लेकिन ईरान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब ईरान कह रहा है हम उस पर भी रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि इसराइल का क्या मुमकिन रद्द अमल हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और ईरान ने जो हमला किया है, जो रिटेलिएशन की है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमने नोट किया है कि जो मौजूदा आर्सेनल था उनके पास, कोई ज़्यादा जो जदीद उनके पास जो कहा जाता है वेपनरी है वो नहीं इस्तेमाल की। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अभी मैं देख रहा था कि आपने ट्विटर पर भी उसके काफ़ी एक तफसीली थ्रेड लिखा है, इस पर तबसरा किया है। तो ये जो ईरान की रिटेलिएशन है और जो हमला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं ईरान के? अच्छा, इसमें हमें वही इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें कि ईरान ने ये अटैक किया क्यों है, तो ईरान जो डिटरेंस एस्टैब्लिश करना चाह रहा था, ईरान की जो ऑफिशियल भी स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। उन्होंने कहा वी हैव, दिस इज लाइक लेजिटिमेट, जो उनका राइट है टू रिटेलिएट ऑन द अब्बासी अटैक। तो इसके स्कोप बिल्कुल लिमिटेड था और इसी वजह से ईरान ने इसमें काफ़ी डिले किया, क्योंकि ईरान चाह रहा था कोई ज़्यादा बड़ा अटैक हो जिससे काउंटर रिटेलिएशन आए, उसको भी अवॉइड करे, और अगर कमज़ोर अटैक हुआ तो उससे भी इसराइल को उल्टा और उसको मैसेज मिलेगा कि IRGC वीक है और वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। तो ईरान जो है वो काफ़ी एक नपतुल्ला या मैयट रिस्पॉन्स देना चाह रहा था। उसमें अगर आप देखें तो ईरान ने तीन मेन टारगेट थे ईरान के। नेवतीम जो बेस है, रेमोन बेस है, और एक मुसाद की हेरमोन में कंपाउंड के पास एक मुसाद का हेडक्वार्टर है। इन तीन को टारगेट करने की कोशिश की गई। इसमें अगर एक चीज़ आप देखें कि ये जो एयर डिफेंस, क्योंकि इनिशियली जब अटैक हुआ उसके बाद काफ़ी सारे इसराइलियों ने क्लेम किया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने
अपनी कैपेबिलिटीज शो कर दी हैं और इनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप देखें सेंटकॉम की भी स्टेटमेंट आई है कि जो वन वे सुसाइड ड्रोन्स थे 70 के करीब तो सिर्फ अमेरिकन जो एयरफोर्स थे उन्होंने गिरा दिए। इसी तरह जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने और रॉयल एयरफोर्स ने। तो ज्यादातर जो ड्रोन्स वगैरह थे वो तो इसराइल पहुंचे ही नहीं सके और उनका मकसद भी पहुंचना नहीं था। ईरान ने देखें तीनों टारगेट को हिट किया है। जो नेवतीम एयर बेस है वो इसराइल की मोस्ट सिक्योर स्ट्रैटेजिक बेस है। इस पे इसराइल के जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो इसराइल का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, जो किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन में उनका बैकबोन होगा, वो इधर होस्ट करते हैं। और अमेरिकन और इसराइली ऑफिशियल से जो रिपोर्ट आ रही हैं, उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि इधर एक C-130 ट्रांसपोर्टर हिट हुआ है, एक टैक्सी वे रनवे जो वर्किंग नहीं था वो हिट हुआ है। इसी तरह तीसरा एम्प्टी स्टोरेज हिट किए हैं। इसी तरह दूसरी जो एयर बेस है उस पे F-16 होस्ट होते हैं। तो ईरान ने बेसिकली अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और प्रिसीजन स्ट्राइक के हम इन स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन और हाईएस्ट अलर्ट पे। आप ये देखें कि एक तो हाईएस्ट अलर्ट था, दूसरा मल्टीपल कंट्रीज ने इस एयर डिफेंस में हिस्सा लिया। और इसराइल के स्पेशली जो नवतीम एयर बेस है उस पे ANTYP-2 जो है ये ट्रांसपोर्टर रडार है, दुनिया का बेहतरीन रडार है ये है। इसी तरह उनका एरो 3 है, इसी तरह अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी है। तो इस सब के बावजूद अगर इसराइल बगैर जंग के अगर ईरान इसको हिट कर सकता है तो ये किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं है, ये बल्कि इसराइल की एयर डिफेंस एक्सपोज हो गई है। और स्पेशली द फैक्ट कि ईरान ने कोई भी अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल यूज नहीं किया सिवाय खैबर शिकन के, और उनके पास कासिम है, फतह 1 है, उनमें से कुछ भी नहीं यूज किया। तो ये जो फिर स्पेशली IDF ने इसको काउंटर करने के लिए नैरेटिव ये बनाया कि हमने 99% जो है इंटरसेप्शन कर दी है। तो द गोल ऑफ द होल एक्सरसाइज वाज नॉट टू लाइक बहुत ज्यादा डैमेज करे। ईरान चाहता तो किसी भी बॉर्डर पोस्ट पे अटैक करके 10-12। हाँ, आप हमारे साथ रहें, हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, वापस आते हैं तो फिर इस गुफ्तगू को और जारी रखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं ईरान इसराइल कशीदगी की, और इसराइल का कहना है कि हमने 99% जो हमले थे वो हमने नाकारा कर दिए ईरान के, और उसमें अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने साथ दिया इसराइल का, वो समझ में आता है। लेकिन एक और हमसाया मुल्क उर्दन भी काफ़ी आगे था। शाह अब्दुल्ला के हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पे ये आप देख रहे हैं, ये मीम है या ये हकीकत है? ये हकीकत है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन ट्रेनिंग ये इसराइल के दिफा में आ रहे हैं बाहर। ये क्या सीन है? लोग ऐसे यही कह रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि यार हमारे से पंगा मत ले, नहीं तो बहुत ट्रेंड है, हम खुद ही आ जाएंगे। लोगों में जाहिद हामिद की पुरानी वीडियोस याद आ रही है। मुझे वही याद आ रही है। अच्छा, ये किससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये हमें अभी नहीं पता। अब ये सवाल हम करते हैं तला से। हमारे साथ हैं तला अहमद। ये ज़रा एक्सप्लेन करें तला, बहुत सारे लोग पजल्ड हैं कि ठीक है हम जानते हैं कि अरब हुकूमतों की मजबूरियां हैं इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरह खुल के जॉर्डन सामने आया है इस मामले में, वो क्यों है? क्या इनकी मजबूरी थी या क्या इनकी मफादात है? मफादात क्या हैं? एक्चुअली जॉर्डन ने कल भी उनके रात को ही उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया था अरब न्यूज़ पे। उसने बेसिकली वो इसी का एक्सप्लेन कर रहा था कि जॉर्डन बेसिकली वो नहीं चाह रहा था कि कोई भी मिसाइल जॉर्डेनियन एयर स्पेस में, क्योंकि कोई भी मिसाइल क्रैश कर सकता है, कोई भी मिसाइल मिस हिट कर सकता है। तो जॉर्डन का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि अगर कोई इसराइल की साइड से भी मिसाइल फायर होगा तो हम उसको भी गिराएंगे। तो ये जॉर्डेनियन ऑफिशियल्स की ऑफिशियल ये एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तला? मतलब ये जस्टिफाइड है कि क्या? इसलिए कि उन्होंने खुद एक दावा किया कि एक दो चीजें तो उन्होंने भी गिराई हैं, तो वो भी तो उर्दन की सरजमीन पे ही गिरी है ना। एक्चुअली अगर उस पर्सपेक्टिव से, जॉर्डेनियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्योंकि स्पेशली हमने देखना है अभी अरब मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं कि ईरान ने इजिप्ट से भी बात की थी और सऊदी अरब से भी बात की थी हमें अलाउ करें, और अमेरिकन ने अप्रोच किया इजिप्शियन अथॉरिटीज़ को, सऊदी अथॉरिटीज़ को कि आप ये हमारे साथ मिलकर इस मिसाइल को गिराएं, लेकिन सऊदीज ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, इजिप्शियंस ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो इवेंचुअली ये बात आपकी फिर डिप्लोमेटिकली आपकी कितनी कॉपरेशन है और कितनी आउटरीच है उस पर आ जाती है। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मिस्र और सऊदी अरेबिया अमेरिका को कह रहे हैं कि जी हमें इसमें दूर रखें, और इसमें एक पॉइंट भी है,
मुझे याद है, और तलहा आप भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि जब हुसियों के खिलाफ ये अब नई जो इन लोगों ने इत्तेहाद बनाया और सना पर जो हमले कर रहे थे, तो सऊदी अरेबिया प्राइवेटली और कुछ हद तक पब्लिकली भी अमेरिका और इन सारे वेस्टर्न ममालिक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई प्लीज़ ये पंगा मत लें, क्योंकि इसकी कीमत हमें ही चुकानी पड़ेगी। रीजनल एक जिस तरह इजिप्ट और इसने सऊदी अरब ने कहा है कि भाई साहब हमें माफ़ रखें, उसी तरह अब जो अमेरिका है ईरानी अटैक के बाद, उसका मौक़िफ़ भी बड़ा मज़ेदार मुझे लग रहा है। जो ब्लिंकन साहब हैं उनका कहना है कि भाई हम जो है चाहते हैं कि डी एस्केलेशन हो और हम इसे मज़ीद नहीं फैलाना चाहते और हम इसमें फ़रीक नहीं बनेंगे। बड़ा खुल के। अच्छा, एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता कि ये मतलब कहा गया है उन्हें या वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि आपने मतलब वेस्टर्न मीडिया का किरदार देखा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। इस बार जब आप हेडलाइंस पढ़ें, ये ईरान ने जो रिटेलिएशन की है, हर जगह लिखा हुआ है ईरान रिटेलिएटरी अटैक। ये नहीं है कि ईरान अटैक ऑन अग्रेसर के तौर पे नहीं, ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, ये आपके डेविड कैमरन भाई हैं, राइट, स्काई न्यूज़ पर वो बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनसे पूछा गया और कहते हैं कि ईरान ने जो हमला किया है ये बहुत ही रेकलेस है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रेजेंटर उनसे पूछती हैं कि अच्छा आप क्या करते हैं, इंग्लैंड क्या करता अगर हमारे कॉन्सुलेट को इस तरह तबाह किया जाता? तो वो कहते हैं कि यार हम बड़ा इसका सख्त जवाब देते। तो उसने कहा कि ईरान भी तो यही कह रहा है। चले एक वक्फा लेते हैं, और ईरान की सबकी बात हो गई, इजराइल की बात नहीं की, उनका क्या, और वो हमारे साथ रहें और तलहा हमारे साथ रहें। ठीक है भाई। वेलकम बैक। अच्छा, जब हम ईरान की टारगेट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये भी जहन में रखना चाहिए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? रिहायशी इलाके में, टेल अवीव के एक आबाद इलाके में। तो जब ये बात करते हैं ना कि जी हमास सिविलियन टारगेट्स सिविलियन पॉपुलेशन में होती है, तो इनका अपना बेस वहाँ है। और जब ये इस हमले की इतला आई थी, तो हमारे जो नेतन्याहू भाई हैं वो आपको पता है कहाँ थे? वो गए थे एक अमेरिकन बिलियनर है सिमोन फालिच, उनके घर के तहत में एक बंकर है, वो पहले वहाँ छुपे हुए थे, अगेन मतलब के रेजिडेंशियल एरिया में। और अब आप सोचें कि ईरान ने अगर वहाँ पर हमला किया होता तो इस वक्त क्या होता। जी तला हमारे साथ हैं, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि अब इजराइल क्या करेगा। उनकी जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसका आप बता रहे थे कि उसमें तो ज़ाहिर है कि काफ़ी वो बयानबाजी तो बहुत सख्त हुई है। रोलन बर्गमन एक इजरायली सहाफ़ी हैं जिनका कहा जाता है कि उनको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ काफ़ी करीब है, और उनका एक आर्टिकल मैं पढ़ा था जिसमें कहा गया है एक अंदर की सोर्स में कि अगर आम इजरायलियों को पता होता कि वॉर कैबिनेट में किस किस्म की बातें हो रही होती, मतलब अगर कोई उनको यूट्यूब पर डालता तो कल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 40 लाख लोग होते कि सर हमने तो यहाँ से निकलना है। वहाँ पर जो डिबेट चल रही है कि जी ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर ईरान की सरजमीन से हमला हो और हम इसका जवाब ना दें। तो तलहा आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जिस किस्म की हुकूमत है इस वक्त इजराइल में और जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमने देखी हैं इजराइल की जानिब से, तो ये तो अटैक करेंगे ही करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, वो लोगों ने 7 अक्टूबर को जो हमास का अटैक था अल-अक्सा फ्लड का, उसका भी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो मिलिटरीली नहीं था, वो उसका साइकोलॉजिकल था। हमास ने जब 7 अक्टूबर का अटैक किया तो जितने भी साइकोलॉजिकल बैरियर थे, बेसिकली इसराइल की सोसाइटी ऑपरेट ऐसे करती है कि उन्होंने एक साइकोलॉजिकल कुशन दिया हुआ है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है, हमारे पास दुनिया का सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसराइल एक सिक्योर प्लेस है। लेकिन हमास ने जब वो अटैक किया तो वो इनविंसिबिलिटी जो थी कि इसराइल हार ही नहीं सकता, इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है और इसराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको कोई आउट मैनूवर नहीं कर सकता, तो हमास ने वो बैरियर तोड़ दिया। और ये जो ईरानियन स्ट्राइक है ये उसका फॉल आउट है, अगर वो ना होता तो हो सकता है ये भी ना हो सकता। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो बैरियर एक अगले कदम पे चला गया है, क्योंकि हमास एक स्टिल नॉन स्टेट एक्टर कंसीडर होता है, अब स्टेट टू स्टेट रिटेलिएशन हो गई है। अब जो वो एक पूरा, स्पेशली जो आप बात कर रहे हैं कि कैबिनेट की बात, वो बात यही है कि वो जो पूरा कुशन एक साइकोलॉजिकली जो सुपरियॉरिटी या हेजमनी इसराइल ने एस्टैब्लिश की थी
ऑन बेसिस ऑफ उसके मिलिट्री माइट पे, वो अब चैलेंज हो गई है। तो ये इसराइल के लिए एज अ स्टेट इशू है, सिर्फ नेतन्याहू के लिए इशू नहीं है। अब ईरान ने, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अपने कैपेबिलिटीज शो कर दी हैं। अगर वो इसी में कुछ और मिसाइल ऐड कर देते तो इसराइल की जो मेन स्ट्रैटेजिक बेसिस थी वो टोटली वो उसको टारगेट कर सकते थे, इंक्लूडिंग देयर F-35। तो इसको अगर आपने समझना है तो पाकिस्तान और इंडिया की जो 2019 की जो कन्फेडरेशन थी या जो एपिसोड हुआ था, उसमें अगर देखें, पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट डे रिटेलिएशन की थी, पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की कोई कैजुअलिटी या किलिंग नहीं की, या और जो हेडक्वार्टर्स थे उसके भी क्लोज बॉम्बिंग की थी। और दैट वाज बेसिकली मैसेज कि आपकी अगर सबसे सिक्योर स्ट्रेटेजिक जगह वो अगर सिक्योर नहीं है तो आपकी बाकी जगह तो हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। अभी इसराइल के पास ऑप्शन लिमिटेड है क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट इलेक्शन को भी देख रही है। इसी तरह जो ईरानियन ने स्पेशली एक उससे चंद घंटे पहले जो शिप को अटैक करके पकड़ा था, वो बेसिकली मैसेज था इसराइल के लिए नहीं बल्कि बाकी दुनिया के लिए कि अगर आप इसराइल को कंटेन नहीं करते रिटेलिएशन से तो बाबे मतलब हम पहले ही रेड सी ब्लॉक कर चुके हैं, हुर्मुज़ भी ब्लॉक होगा, और इसमें तीसरा हिजबुल्लाह अगर एंटर होती है तो वो मेडिटेरियन भी चौक करेगी। एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन पे है कि इसराइल में इस वक्त जिस तरह के सरफिरे लोग गवर्नमेंट में हैं, जिन उन पे जंगी जुनून तारी है, वो 6 माह से गज़ा में जो कुछ कर रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। उस कैबिनेट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी सरजमीन से हम पे हमला किया है, हमें उनको टारगेट करना चाहिए डायरेक्टली। ईरान के पास तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इजराइल उस तरह से रिटेलिएट करे ईरानी सरजमीन पे? डीप इनसाइड जी। अच्छा, इसमें हमने एस्केलेशन लैडर को देखना है। इसराइल के पास एक तो कन्वेंशनली उसके पास ऑप्शन लिमिटेड है, स्पेशली जो डिस्टेंस है। अगर इसराइल एयरफोर्स को यूज करता है तो उसको बीच में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको किसी ना किसी मुल्क से मदद चाहिए होगी, तो वो एक डिफिकल्ट इशू होगा। इसी तरह अगर वो बाकी रिटेलिएशन करता है, लेकिन आप देखें इसराइल के पास भी ऑप्शन काफ़ी हैं। इसमें उसके पास नॉन कन्वेंशनल ऑप्शन या नॉन काइनेटिक ऑप्शन भी हैं, जिसमें आप साइबर अटैक्स देख सकते हैं, जो स्पेशली कुछ साल पहले भी इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे साइबर अटैक किए थे और वो काफ़ी नुकसानदेह थे ईरान के लिए। इसी तरह अगर हम देखें तो रिसेंट पास में मुसाद जो है, हाई रैंकिंग ईरानियन ऑफिशियल और साइंटिस्ट की तेहरान, इनसाइड तेहरान उनकी असैसिनेशन कर चुकी है। तो इसराइल के पास वो 2 ऑप्शंस भी हैं कि वो डायरेक्टली कन्वेंशनल रिस्पांस ना दे बल्कि अनकन्वेंशनल रिस्पांस दे या सब कन्वेंशनल पे चला जाए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसराइल की बेसिकली बात ये नहीं है कि वो इसको रिटेलिएट, इसके पास ऑप्शंस होंगे रिटेलिएट के, पर उसको कंटेन कैसे करेगी, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि हम काउंटर रिटेलिएशन करेंगे। तो इसराइल के पास बहुत सवाल देखें ना, सवाल बार बार ये आ रहा है कि अगर नेतन्याहू या इनके लोग जो हैं वो डिटर्मिन्ड हैं कि हमें इसको फैलाना है, और उनको ये भी पता है कि कुछ भी हो जाए अमेरिका यूरोप जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा, तो फिर ये मिसकैलकुलेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है कि आप बोलें। मैं तो कहता हूँ ये मिसकैलकुलेशन भी शायद नहीं है एक्चुअली। इसमें वही जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट था आईडीएफ का, गजा पे भी जब 7 अक्टूबर हुआ तो बाइडेन ने भी कहा था इन्हें, स्पेशली जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पेशली मशवरा दिया था कि आप वो गलतियां ना करें जो 9/11 के बाद हमने की थी, यानी कि स्ट्रैटेजी के अलावा सिर्फ मिलिट्री फोर्स पे हर चीज को तबाह कर दें, कुचल दें, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। और हम देख रहे हैं कि गजा में ऑलरेडी। ठीक है, चला, आई एम रियली सॉरी, हमारे पास जरा वक्त की कमी है, दोबारा भी बात होगी। फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हम अपने आखिरी सेगमेंट पे बात करेंगे। वेलकम बैक। अब ज़रा देर के लिए भावल नगर चलते हैं। 10 अप्रैल को आपको पता है पूरे मुल्क में ईद थी, भावल नगर में भी ईद थी। नमाज ईद के बाद सदर थाना भावल नगर सिटी पे धावा बोला गया, लेकिन ये कोई हवा में वाक़या नहीं हुआ था, इसका एक पस मंज़र है। इससे 3 दिन पहले पुलिस ने वहाँ एक घर पे छापा मारा, जिसे गिरफ्तार करना था। उस पे पुलिस को जराइम में मुलविस होने का और गैरकानूनी असला रखने का शुबा था। घर वालों ने और अहले मोहल्ला ने, आसपास के लोगों ने मज़ाहमत की और 2 सिपाहियों को मुबैना तौर पे यरगमाल बना लिया गया। उन्हें छुड़ाने के लिए मज़ीद पुलिस नफरी आई। उसने कहा जाता है कि घर में घुस के तोड़ फोड़ भी की और वहाँ मौजूद लोगों को हिरासत में ले गए वापस आ गई।
गिरफ्तार शुदगान में मुलजिम और उसका एक भाई भी था। मैं भाई का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बारे में मालूम हुआ कि वो फ़ौज में मुलाजिम था। पुलिस को जब ये बात पता चली तो आला पुलिस हुकाम हरकत में आए और उन्होंने एक मौक़िफ़ बनाया, नैरेटिव बनाया और फौरी कार्रवाई की। उनका कहना यह था कि असल कसूरवार दरअसल थाने का SHO था, जिसने गिरफ्तार शुदगान को ज़ाब्ते के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, इसलिए उसे मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस आला हुकाम ये समझे कि अब मामला रफ़ा दफ़ा हो गया है। मगर फिर ईद के दिन कुछ गाड़ियों में मुसल्लह बावर्दी लोग थाने तक आए। उन्होंने थाने में हल्ला बोल दिया और अमले पे तशद्दुद किया। जब सोशल मीडिया पे ख़बरें और वीडियोस फैलनी शुरू हुई तो आला हुक्काम हरकत में आए दोनों तरफ के, और मामले को आला सतह पे सुलटा लिया गया। नारे भी यकजहती के लग गए। आज एक सहाफ़ी ने जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी से इस बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा तो मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आप कब तक इस वाक़े को घसीटेंगे? एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है, और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं। तो अगर घर में आपस में भाई झगड़ते हैं और हर घर में कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लेके कहें कि जी पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई है। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं, दो लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है एक ठीक होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसको इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, और हमें ख़ास तौर पे एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज़्यादा हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। होता है यार। तो असल मुजरिम सोशल मीडिया जी बिल्कुल, हमेशा। अभी मेरे ख्याल किसी ने से ये भी सवाल पूछा था, ये मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते कि देखिए अरब ममालिक में अगर आप एक फ्लड की मतलब एक रोड पर पानी खड़ा हुआ है, आप उसकी पिक्चर ट्वीट ही करें तो देखो क्या होता है आपके साथ। लेकिन मैं मानता हूँ कि मतलब देखो भाइयों में घर में भी लड़ाई होती है, लेकिन फिर अब्बू जान फिर डांटते भी तो है ना, या शायद नहीं। हाँ नहीं, वो भी है। बड़ा भाई हमेशा सही होता है। हाँ, ये भी है। छोटे वाले की लड़ाई होनी है। और बाज़ हासिल इससे ये नतीजा भी अखज़ करते हैं कि देखें जी जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो आपस में तवायफुल मुल्की में मुब्तला है, और जो असल काम करने के हैं जैसे दहशत गर्दी है, नोशकी में 9 लोगों को हलाक किया दहशत गर्दों ने, दहशत गर्दों में दासू डैम में जो चाइनीज पर जो हमला हुआ था, उनकी बस ना बुलेट प्रूफ थी ना बॉम्ब प्रूफ थी। इस तरह की चीजें। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे मोहसिन क्या नकवी साहब हैं, जैसे उन्होंने कहा इस मामले को उछालने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है प्रोग्राम को बंद करते हैं यहीं पे। कल आपसे आज के लिए वरना प्रोग्राम बंद ही ना हो जाए। बस फिलहाल हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, कल बाजार से बंद हो जाएगा, बात होगी। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़, शब्बा।